अनलॉक 1.0 के बाद अब अनलॉक 2.0 की तैयारी अंतिम चरण में है। सूत्रों के मुताबिक आज शाम तक या फिर कल तक अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने पर जोर रह सकता है। पूरी खबर जानने के लिए लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। लक्ष्मण, बताइए अनलॉक 2 की गाइडलाइंस में क्या खास हो सकता है? देखिए, अनलॉक 2 की गाइडलाइन में सबसे ज्यादा जो केंद्रीय मुद्दा रहेगा या फिर क्या फोकस रहेगा वो इस बात पर कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही है। इसके पीछे कई वजह है। एक वजह यह है कि सरकार की तरफ से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पर कई सारी शर्तें लगाई गई हैं कि आप अपने वर्क फोर्स का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने कर्मचारियों को क्या सहूलियतें देनी होंगी। तो ये सारी शर्तों में सरकार आपको ढील दे सकती है। दूसरा, जो श्रमिक यहां से दिल्ली मुंबई जैसे शहर को छोड़ करके, इंडस्ट्रियल हब को छोड़ करके अपने गांव घर चले गए हैं, उनको वापस कैसे लाया जाए, इसका इंतजाम किया जा सकता है। और इसके लिए सरकार का फोकस रहेगा ज्यादा से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन वहां पे चलाई जाए। लेकिन ट्रेन की समान आवाजाही बंद रहेगी फिलहाल। और यहां पे यह भी बता दूं कि इसमें एविएशन एक सेक्टर है जहां पर आपको थोड़ी बहुत ढील देखने को मिल सकती है, वो खासतौर से इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर के। तो इंटरनेशनल रूट पे कुछ सीमित मात्रा में सीमित चुनिंदा देशों के साथ इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू की जा सकती है। इसकी एक समय सीमा सरकार यहां पर दे सकती है। लेकिन अनलॉक 2 को खोलने में एक और दिक्कत आ रही, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत ना मिले। धार्मिक समारोह, सामाजिक समारोह, सार्वजनिक समारोह करने की छूट पूरी तरह से सामान्य तरीके से आपको ना मिले। सिनेमा हॉल, शिक्षण संस्थान भी शायद अनलॉक 2 में ना खोला जाए। इसकी गाइडलाइन आज शाम तक या बहुत हद तक संभावना है कल शाम तक आ जाएगी। लेकिन ये ध्यान दीजिए, अनलॉक 2 खोलने का मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन पूरी तरह से खोला जा रहा है। राज्यों को इस बात का अधिकार दिया जाएगा कि वो अपने यहां की स्थिति का जायजा लेकर के अपने यहां कानून को और सख्त कर सकते हैं। यही वजह कि आपने देखा कि महाराष्ट्र ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। ऐसे ही चेन्नई में बढ़ाया गया है। दूसरे राज्यों में बढ़ाया जा सकता है अगर हालात वहां पर ज्यादा बदतर होते हैं तो। लेकिन अनलॉक 2 की गाइडलाइन को रिलैक्स नहीं कर सकते राज्य सरकार, इस बात की शर्त होती है। शुक्रिया लक्ष्मण, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो आज शाम या फिर कल सुबह तक गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं और जो हाईलाइट रह सकती हैं अनलॉक 2 की, उसमें इंटरनेशनल विमान सेवा शुरू हो सकती है। इसके अलावा उद्योगों को और रफ्तार देने के लिए कुछ डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो जो भी डेवलपमेंट्स होंगे, अपडेट्स होंगे, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। ये संख्या है करीब 19,000 और अब देश में कुल मरीजों की संख्या 5.5 लाख के पार पहुंच गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वस्थ होने वालों की तादाद एक्टिव मरीजों के मुकाबले ज्यादा है। और ज्यादा अपडेट के लिए बात करते हैं, हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता दीपाली नंदा हैं और मुंबई से अभिषेक पांडे हैं। पहले दीपाली के पास चलते हैं, बताइए क्या हालात हैं देश में कोरोना के? मामले तो तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बट क्या मौजूदा स्थिति है? बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर कुल पॉजिटिव मरीजों की बात की जाए तो लगातार इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। करीब 19,000 नए पॉजिटिव मरीज देश भर में सामने आए हैं। हालांकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है कि जो लोगों के स्वस्थ होने की दर है, इसमें इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई दे रहा है। अधिक लोग रिकवर कर रहे हैं बनस्पत इसके जितने लोगों का इलाज चल रहा है। जो ताजा आंकड़ा है स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, वो ये कहता है कि अब तक 3,21,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस जानलेवा बीमारी को मात दी है। वहीं अगर हम एक्टिव मरीजों की बात करें, यानी कि ऐसे लोग जिनका भी इलाज अलग अलग हॉस्पिटल्स में चल रहा है, तो इनकी संख्या 2,21,000 के पास है। तो एक्टिव केसेस और रिकवर हुए मरीजों की संख्या में करीब 1 लाख से भी ज्यादा का अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट भी 58% से ज्यादा अब चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, लगातार महाराष्ट्र और दिल्ली, यहां पर स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। और एक बड़ा ऐलान अब दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है, वो ये कि ब्लड बैंक की तर्ज पर या प्लाज्मा बैंक को भी बनाया जाएगा। ये जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई है कि अगले 2 दिन में ही इस जो प्लाज्मा बैंक है, इसकी शुरुआत की जाएगी। जिस तरह से हमने देखा था
ताकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री खुद कोरोना से पीड़ित हैं और उन पर भी इस तरह की थेरेपी का इस्तेमाल किया गया और काफी अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। तो अगले 2 दिन में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत वसंत कुंज में ILBS हॉस्पिटल में की जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर हम दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 83,000 से पार जा चुकी है। ये संख्या जो है अब कंपैरिजन किया जा रहा है चाइना से। चाइना में भी जो कुल पॉजिटिव मरीज हैं अब तक उनकी संख्या भी 83,000 के आसपास ही है। तो दिल्ली में संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, जो कि चिंता का सबब बनी हुई है राज्य सरकार के लिए। तो 83,000 से ज्यादा मामले दिल्ली में और मुंबई की भी हालत पस्ती है और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने जो लॉकडाउन है वो 31 जुलाई तक बढ़ाया है। लेकिन अभी तक का अपडेट क्या है मुंबई और महाराष्ट्र से, ये जानने के लिए अभिषेक के पास चलते हैं बॉम्बे। बताइए अभिषेक। देखिए, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं वो निश्चित ही महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का विषय है। पिछले 3 दिनों के आंकड़े की बात करें तो हर दिन 5,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र भर में 1,64,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। जो पूरे देश भर में केसेस आए हैं उसका 1/3 अकेले महाराष्ट्र में है। अगर मुंबई की बात करें तो 75,000 से ज्यादा मामले अकेले मुंबई से आ चुके हैं। यही नहीं, महाराष्ट्र सरकार लगातार कोविड को टैकल करने के लिए अलग अलग अभियान चला रही है। मुंबई में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, 2 किलोमीटर के रेडियस को लेकर के एक नई गाइडलाइन जारी की गई है BMC द्वारा, जहां पर हर व्यक्ति 2 किलोमीटर के दायरे में ही जा सकता है, सिवाय अगर उसको ऑफिस से दफ्तर जाने हैं तो उसके लिए उसको ID कार्ड या जरूरत के प्रूफ मुहैया कराने पड़ेंगे कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। अदरवाइज वो 2 किलोमीटर के भीतर ही रह सकता है, बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है। लोग एक दूसरी जगह घूम रहे हैं, अनलॉक का फायदा उठा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज महाराष्ट्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के लिए 21 कॉलेजेस को परमिशन दी है जहां पर प्लाज्मा थेरेपी की जा सकती है, और जिसमें 4 मेडिकल कॉलेज मुंबई के हैं और जबकि 17 मेडिकल कॉलेजेस वो महाराष्ट्र के हैं। ऐसे 21 मेडिकल कॉलेजेस में प्लाज्मा थेरेपी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने परमिशन दी। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण चीज ये है कि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि रेमडेसिविर या दूसरी जो सपोर्टिव दवाइयां हैं जिनसे कोरोना के संक्रमण को रोकने में मदद मिल रही है, ऐसे दवाइयों का स्टॉक ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा। केसेस को बढ़ते हुए देखते हुए और सामने बारिश है उसको लेकर के भी महाराष्ट्र सरकार चिंतित है। लेकिन इतने सारे प्रयासों के बाद भी जो संक्रमण की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। तो स्थिति नाजुक बनी हुई है, फिर चाहे वो दिल्ली हो या फिर मुंबई हो। शुक्रिया आपका अभिषेक और दीपाली अपडेट बताने के लिए। तो कोरोना के नंबर भारत में लगातार बढ़ रहे हैं और अब हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो अभी किन बातों को आप जरूर ध्यान दें, ख्याल रखें, या फिर कोरोना प्रूफ रहने के लिए क्या है मेडिकल मंत्र, कंज्यूमर अंडा में खास पैनल के साथ आज शाम 5:27 पर जरूर देखिए। कोरोना अब ज्यादा सावधान। और पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी लगातार जारी है। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल 80 रुपए 83 पैसे और डीजल 80 रुपए 53 पैसे पर बिक रहा है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने एक पेट्रोल पंप का जायजा लिया। पिछले 23 दिनों से लगातार रोजाना लगभग पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी है। इसकी वजह से आम आदमी बेहाल है। आज की डेट में अगर बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपए 43 पैसे और डीजल 80 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर हो गया है। ये अपने आप में भी आश्चर्य की बात है कि जो डीजल पेट्रोल से हमेशा सस्ता रहता था वो आज डीजल पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है। ये पहली बार है कि 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर जितनी कीमत अदा की जा रही है उसमें से 70% सरकार को टैक्स जा रहा है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के टैक्स शामिल हैं और इस वजह से आम आदमी से जानते हैं कि क्या उसकी परेशानी है। सर 10 से 12 लीटर पेट्रोल बढ़ चुका है और हम तो गरीब आदमी है। पेट्रोल 15-16 हज़ार रुपये सैलरी है, उसमें से 3-4 हज़ार रुपये का तो पेट्रोल ही डलवा देते हैं। अब तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। दिन पे दिन अगर ऐसी पेट्रोल बढ़ता रहा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी लोगों के लिए। अब सरकार जो भी जिस कारण कोई तो कारण होगा कि सरकार कर रही है, कुछ तो सोच के कर रही होगी। आगे फ्यूचर का कुछ देख के, कुछ जो देश का हालात अभी चल रहा है
उसके हिसाब कंफर्टेबल फील कर रहे हैं इस वक्त? हमें कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। नहीं। और पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी लगातार जारी है। इस पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी शायद ये भूल रही है, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या पांडिचेरी हो, उन राज्यों ने भी पिछले 3 महीने में वहां की प्रजा के ऊपर राज्य सरकार की ओर से 5-5 रुपये टैक्स भी लगाई है। तो क्रूड की कीमतें गिरे चाहे चढ़े, पेट्रोल डीजल के दाम सिर्फ बढ़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 5:57 पर। और नया टैक्स स्लैब अपनाने वालों के लिए सरकार की तरफ से राहत की खबर है। अब एम्प्लॉयर की तरफ से मिलने वाले सभी कन्वीनियंस अलाउंस पर भी टैक्स छूट क्लेम की जा सकेगी। इनकम टैक्स विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस फैसले से टैक्स पेयर्स को कितना फायदा होगा, बात करने के लिए हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली बने हुए हैं। शरद जी बताइए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, आप कैसे रीड करते हैं? कितनी राहत टैक्स पेयर्स को इससे मिलेगी? जी हाँ, जो लोग नए रेजीम का फायदा उठा रहे थे कंसेशनल टैक्स का, जिसमें कि ये शर्त थी कि कोई भी एग्जेम्पशन या डिडक्शन साथ में नहीं मिलेगा, तो सीबीडीटी ने यह स्पष्ट किया है एक नोटिफिकेशन द्वारा कि यदि कन्वेंस पर ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए अपने एम्प्लॉयर के लिए अगर एम्प्लॉय खर्च कर रहा है शहर में, शहर से बाहर या ट्रांसफर के लिए किसी भी अलाउंस के रूप में उसको क्लेम कर रहा है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। प्रति माह कोई सीमा नहीं निश्चित की गई है, हालांकि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3200 रुपए प्रति माह की गई है, पर बाकी एम्प्लॉइज के लिए इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं की गई। यही कहा गया है कि ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए अगर है तो आप उसका एग्जेम्पशन ले सकते हैं, जबकि इस रेजीम में बाकी किसी अलाउंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। और क्योंकि लोग अमूमन खाने पीने को ट्रैवल से रिलेट करते हैं, तो यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि आप कोई मील कूपन या खाने पीने का मील अलाउंस ले रहे हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा एग्जेम्पशन में। पर हाँ, सीटीसी में अगर आपका कन्वेंस अलाउंस जुड़ा हुआ है तो उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं। शर्त यह है कि वो कन्वेंस अलाउंस केवल और केवल ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए होना चाहिए। लेकिन शरद जी, नोटिफिकेशन में लिखा है कि ऑफिस में काम से जब आना जाना करेंगे तब आप टैक्स छूट क्लेम कर सकेंगे। तो मान लीजिए कि कोई घर से ऑफिस या फिर ऑफिस से घर आता जाता है, तो क्या उसको वो क्लेम कर सकता है? क्योंकि शायद पहले भी ऐसा ही था। जी हाँ, पुराने रेजीम के अंदर यह होता था कि आप ऑफिस से घर या अपने कामकाजी जगह से घर या घर से अपनी कामकाजी जगह या ऑफिस जब आप जाते थे तो 1600 रुपए प्रति माह आपको एक कन्वेंस अलाउंस का बेनिफिट मिलता था। अब ये जो नया प्रावधान या नया नोटिफिकेशन सीबीडीटी में निकाला है, इसमें ये कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो जो ऑफिशियल ड्यूटीज जिनका जिक्र है उसमें घर से दफ्तर, घर से अपने कामकाजी जगह या कामकाजी जगह से घर आना भी इंक्लूड होगा या नहीं होगा। ये कहीं भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, क्योंकि वहां शब्द यूज किया गया है ऑफिशियल ड्यूटीज। तो ये हमें इंतजार करना पड़ेगा एक और स्पष्टीकरण का कि क्या घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आना भी ऑफिशियल ड्यूटी माना जाएगा या उसको उसमें से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि नए रेजीम में फायदा सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटीज में अवेल किए गए कन्वेंस अलाउंस पर कहा गया है। चलिए, शुक्रिया शरद जी समझाने के लिए व्यूअर्स को कि जो बदलाव हुए हैं उसके असल में मायने क्या हैं। लेकिन हाँ, एक क्लैरिफिकेशन जरूर इस फ्रंट पर रिक्वायर्ड है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस से घर आता है या फिर घर से ऑफिस जाता है, तो क्या वो ट्रैवलिंग में जो खर्चा होता है वो भी कन्वेंस अलाउंस पर टैक्स छूट के अंतर्गत एप्लीकेबल होगा या फिर नहीं। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे मार्केट की, जहां पर आज काफी उथल पुथल देखी हमने, लेकिन आखिर में थोड़ी रिकवरी लेकर मार्केट हुए हैं क्लोज। पूरा मार्केट अपडेट एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं आवाज समाचार और बात करते हैं मार्केट अपडेट की, जहां पर हफ्ते की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है, लेकिन दिन के निचले स्तरों से सुधरकर निफ्टी 10,300 के ऊपर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में भी आज निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी दिखी, लेकिन पूरा अपडेट देने के लिए आज के सेशन का सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद है। सुमित, पहले तो आज की हाईलाइट्स बताइए। काफी उथल पुथल भरा सेशन, लेकिन अच्छी बात यह है कि 10,300 के ऊपर निफ्टी क्लोज होने में कामयाब हुआ है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कमजोर ओपनिंग देखने को मिली और उसके मद्देनजर भारतीय बाजार में धीरे धीरे गिरावट के साथ ही कामकाज करते रहे पूरे दिन, लेकिन सेकंड हाफ में मार्केट में लोअर लेवल से रिकवरी आई। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे नाम जो कि मार्केट में लोअर लेवल से कुछ रिकवर करके बंद होते हुए दिखाई पड़े। साथ ही साथ आज FMCG को छोड़ दे अगर आप या फिर टेलीकॉम को छोड़ दे तो मेजरली मार्केट में सभी इंडिसेस आज गिरावट के साथ बंद हुए, खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप जहां पर सेलिंग देखने को मिली। और इसके अलावा आज जो मेजरली जहां से कुछ एक तक रिस्पाइट था उसमें ब्रिटानिया या HDFC बैंक जैसे कुछ एक नाम थे जो कि लोअर लेवल से चले भी और एक अच्छी तेजी के साथ बंद होते हुए भी दिखाई पड़े। इसके अलावा सुमित, अगर आज स्पेसिफिक स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स की बात करें तो कहां सबसे ज्यादा एक्शन रहा तेजी और मंदी की तरफ? देखिए, पहले बात हुई HDFC और ब्रिटानिया की और HDFC बैंक की। इसके अलावा जहां पे खरीदारी रही उसमें आज सिप्ला और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे नाम भी थे जहां पर खरीदारी देखने को मिली। हालांकि निफ्टी गिरने वाले शेयरों में आज पहला नाम था कोल इंडिया का, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा और हिंडाल्को, कुछ और ऐसे नाम जो कि आज प्रेशर में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप गेनर से आइडिया नंबर से ठीक पहले खरीदारी, BEL, एस्कॉर्ट्स और हेक्सावेयर में भी बाइंग देखने को मिली। साथ ही साथ आज गिरावट रही भारत फोर्ज में, अशोक लेलैंड में, सन टीवी में और RBL बैंक जैसे कुछ एक नाम थे जहां पर आज प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा F&O गेनर्स में आज आइडिया, BEL और जस्टल और पिरामल, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। F&O लूजर्स से भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड, इक्विटास और सन टीवी, ये कुछ नाम जहां पर आज दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। आज FMCG के लिए अच्छा दिन था तो ब्रिटानिया उसे लीड कर रहा था, साथ ही साथ HUL, डाबर, ITC ऐसे नाम थे जहां पर आज के सत्र में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा रियल्टी के लिए दिन खराब था, इसको ओमैक्स लीड कर रहा था, 20% का लोअर सर्किट। इसके अलावा ब्रिगेड, IB रियल और प्रेस्टीज, कुछ और ऐसे नाम जहां पर दबाव देखने को मिला। मेटल में JSPL, JSW स्टील, टाटा स्टील और वेदांता, कुछ नाम जो कि आज प्रेशर में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। और आखिरी में कैपिटल गुड स्पेस में प्रेशर था जहां पर भारत फोर्ज, थर्मैक्स, BHEL और सीमेंस, कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। भारत फोर्ज में नंबर्स भी थे तो उसका भी इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन अब महीने का आखिरी सत्र है तो क्रूशियल रहेगा नजर रखना कि ऑटो शेयर किस तरह से परफॉर्म करते हैं। शुक्रिया सुमित आपका ये अपडेट बताने के लिए। तो ऑटो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे ही, क्योंकि 1 ऑफ जुलाई को ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आएंगे और जून के जो शुरुआती ट्रेंड्स बने थे ऑटो सेल्स के हिसाब से वो काफी एनकरेजिंग है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और राशन कार्ड पोर्ट कराने में हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार अब हेल्पलाइन बनाने जा रही है। इसके लिए 14445 हेल्पलाइन नंबर तैयार किया गया है। ये 10 से 15 दिनों में काम करना शुरू कर देगी। डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हैं। असीम, बताइए राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी पर हेल्पलाइन को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है 21 राज्यों के अंदर लागू हो चुकी है, लेकिन अभी भी लोगों को पोर्टेबिलिटी को लेकर के काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। उनको ये नहीं पता है कि राशन कार्ड किस तरह से पोर्टेबल बनेगा और उनको अपने घर की दुकान के पास किस तरह से राशन जो है मिलेगा। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक हेल्पलाइन बनाने का फैसला जो है वो किया है। 14445 नंबर जो है इस हेल्पलाइन के लोड जो है वो किया जा चुका है। अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये हेल्पलाइन जो है वो काम करना शुरू कर देगी। सभी राज्यों के अंदर इसके सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे, जहां पर भी उपभोक्ता अपनी शिकायत जो है उसको लेकर के दर्ज करा पाएगा, अपना फीडबैक जो है वो दे पाएगा। तो क्योंकि मार्च 2021 तक पूरे देश के अंदर वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो लागू होने वाला है, तो सरकार चाहती है कि सारी प्रोसेस को स्मूथ जो है वो बना जाए ताकि इससे लोगों को फायदा जो हो सके और उनकी आने वाली परेशानियों को जो है वो दूर किया जा सके। तो हेल्पलाइन जो है वो जल्दी काम करना शुरू कर देगी। शुक्रिया असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। तो 10 से 15 दिनों में ये हेल्पलाइन शुरू हो सकती है और इसमें आप अपनी परेशानियों के साथ साथ फीडबैक भी दे सकते हैं। लेकिन पीपी किट बनाने वालों के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने अब इसे विदेशी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी है और प्रति महीने 50 लाख पीपी किट के एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई है। घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसका लंबे समय से इंतजार कर रही थी और ज्यादा डिटेल्स के साथ आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ। बताइए आलोक, क्या डिटेल्स हैं आपके पास पीपी किट के एक्सपोर्ट को लेकर? कोरोना महामारी से बचाव में कारगर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी कि पीपीई के एक्सपोर्ट पर सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इससे करीब
उन तमाम पीपीई किट के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े इंडस्ट्री को राहत मिलेगी जो लगातार सरकार से इसके एक्सपोर्ट पर से पाबंदी हटाने की इजाज़त मांग रहे थे। हालांकि सरकार ने हर महीने 50 लाख पीपीई किट के एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है, लेकिन इससे जुड़े करीब जो 600 मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी राहत है। दरअसल आज से 2-3 महीने पहले देश में पीपीई किट का एक भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश के कारोबारियों ने जो क्षमता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया और इस मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया। और आज की डेट में देश में रोज़ाना 8 से 10 लाख पीपीई किट का मैन्युफैक्चरिंग होती है। लिहाजा अब व्यापारियों को, कारोबारियों को इस बात का डर सता रहा था क्योंकि उन्होंने भारी पूंजी निवेश किया था और लगातार इसकी डिमांड कम हो रही थी, कीमतें कम हो रही थी, इसलिए उन्हें लग रहा था कि अगर एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं मिली तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिहाजा सरकार ने इसके एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी है। जो APC अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसके मुताबिक जो ग्लोबल डिमांड है करीब $60 बिलियन का है और इससे पहले करीब पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी इजाज़त दे दी थी। इसलिए जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लग रहा था कि एक्सपोर्ट के मामले में वो कहीं पिछड़ न जाए, लिहाजा सरकार ने अब इसके एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी है। जी, शुक्रिया आलोक आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो घरेलू कंपनियों के लिए राहत की या फिर क्या पॉजिटिव खबर है जो पीपीई किट बनाती हैं, क्योंकि रोजाना 8 से 10 लाख पीपीई किट बन रही हैं और अब 50 लाख पीपीई किट आप महीने में एक्सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे असम की। असम में बाढ़ का प्रकोप टूट पड़ा है। 23 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से 18 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित असम का डिब्रूगढ़ है। बारिश के पानी से रिहायशी इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। सड़कें और रास्ते सब डूब गए हैं। शहर की सड़कों पर नाव चलने लगी है। डिब्रूगढ़ शहर में इतना पानी भर गया है कि कुछ गाड़ियां पूरी तरीके से पानी में डूब गई हैं। और इस संकट के वक्त तेज और सटीक जानकारी बहुत जरूरी है। मनी कंट्रोल प्रो आपका वो भरोसेमंद साथी है जो आपको आगे रखता है। मार्केट डेटा के साथ साथ आपको यहाँ निवेश के जबरदस्त आइडियाज मिलते हैं, वो भी रोजाना महज ₹1 में। कूपन कोड है PRO365। तुरंत सब्सक्राइब करें, नियम व शर्तें लागू। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं कमोडिटी कॉल मनीषा गुप्ता के साथ। नमस्कार।